हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, बायो स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथडोलॉजी जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP801T है, जो कि हमारे बी फॉर्म के 4th ईयर के 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को इस समय पढ़ रहे हैं। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था और उसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन फार्मूले के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जैसे कि इसका की कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अच्छे से बात किया था। तो वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। और इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी भी जो लिंक है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी और उनको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में अगला डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अगेन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो टॉपिक है वो क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो पॉइजन है या आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जिसको जहर बोलते हैं, उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये इसका नाम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि एक थे फ्रेंच जो मैथमेटिशियन जिनका नाम था सेमन डेविस पॉइजन, उन्होंने 1837 में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था और इनके नाम पे ही इसको हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इसको किसने डिस्कवर किया था। अब आइए, अगर हम लोग पॉइजन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके प्लेस पे क्यों यूज़ करते हैं, अगर उसको देखें कि या किन किन कंडीशन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है, तो अगर जो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो n की वैल्यू है वो अगर काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ना यूज़ करके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज़ करते हैं। वो लाइक अगर मैं ये कहता हूँ कि एक कॉइन है और उसको मैं 8 बार 10 बार टॉस करता हूँ, 15 बार अगर टॉस करता हूँ, तो उस कंडीशन में अगर मुझे एक किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तब तो मैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर लूँगा। बट अगर उसी कंडीशन में जो कॉइन है उसको मैं 1000 बार, 2000 बार, 5000 बार या कह सकते हैं 10,000 बार अगर टॉस करता हूँ, तो उस कंडीशन में बायनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो हमें प्रॉपर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और उस कंडीशन में फिर मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो जो इसका हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर जो n है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेस पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारी अगली कंडीशन है वो क्या है, अगर जो वहाँ पे p है जो कि हमारे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो अगर बहुत कम है, तो उस कंडीशन में भी जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको न यूज़ करके हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे यूज़ करते हैं। वो लाइक अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लूँ कि अगर हमारे पास 5 कॉइन है और उसको मैं एक साथ टॉस करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए जो सक्सेस है वो ये है कि पाँचों पे एक साथ हेड आ जाए या पाँचों पे एक साथ टेल आ जाए, तो इसके होने की जो चांसेस है वो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी कम है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है या पी की वैल्यू बहुत कम होती है, वहाँ पे भी हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं इन द प्लेस ऑफ बायनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके प्लेस पे। और इसमें यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा n इंटू पी होता है या n इंटू जो q होता है जो कि मीन है, वो यहाँ पे इनफाइनेटली हमें जो है कांस्टेंट देखने को मिलता है, जो कि n m के यहाँ पे इक्वल होता है। n यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स है और m यहाँ पे जो मीन है वो कहलाता है और जो p है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहलाता है और q यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारे कुछ जो रीजन्स हैं जिनके कारण हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेस पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। याद क्या आपको रखना है कि अगर हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाएगा, या हमारे जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, तो उस कंडीशन में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। अब आइए हम लोग इसके फार्मूले को देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब अगर हम लोग जो हमारी है पॉइज़न की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अगर उसको देखें, तो अगर इस प्लेस पे जो हमारी जो सिचुएशन है वो इस तरीके से है कि उसका जो मीन है, तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एक फिक्स इंटरवल में जो इवेंट हो रहे हैं उसका जो मीन है वो अगर m है, और उसके साथ साथ में हम ये यहाँ पे चाहते हैं कि जो हमारे लिए फेवरेबल यहाँ पे इवेंट है उसका नंबर अगर r है एक निश्चित अंतराल में, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है या जो है पॉइजन का हमारे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वो क्या हो जाता है, P इन ब्रैकेट x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू e की पावर माइनस m की पावर r अपॉन r इज टू r फैक्टोरियल। तो ये हमारा यहाँ पे फार्मूला है, और इस प्लेस पे जो यहाँ पे r है वो हमारे जो जो नंबर ऑफ है फेवरेबल इवेंट है वो यहाँ पे है। उसके बाद में जो m है वो यहाँ पे मीन होता है, जितने भी हमारे एक इंटरवल में इवेंट हो रहे हैं उसका जो औसत है मीन है वो m यहाँ पे है। r यहाँ पे अगेन हमारे जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हैं वो यहाँ पे हैं। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग आसानी से जो पॉइजन प्रोबेबिलिटी है उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। अब आइए हम लोग जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि किन किन जो कंडीशन है इसके क्या एग्जाम्पल हैं जहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है। तो इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक पर पेज इन ए लार्ज टेक्स्ट बुक। तो एक कोई अगर हमारे पास मोटी सी टेक्स्ट बुक है और उसमें हम इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं कि वहाँ पे हर पेज पे कितने नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारे पेजेस की संख्या है वो लें तो वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और मिस्टेक होने की जो चांसेस है प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं मतलब नंबर ऑफ पेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और साथ साथ में वहाँ पे मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो इस कंडीशन में जो n की वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है और p की वैल्यू काफ़ी कम है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा इसका अगला एग्जाम्पल है ये है, नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन स्ट्रीट इन ए टाइम टी। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीट है और वहाँ पे अगर हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम जो कि टी है वहाँ पे उसमें कितनी नंबर ऑफ कार्स उस स्ट्रीट के थ्रू पास हो रही हैं, अगर उसको हम यहाँ पे लेते हैं तो अगर कोई सुनसान अगर सड़क है स्ट्रीट है तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारे कम नंबर ऑफ कार्स पास होते हुए हमें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से अगर ऐसा है जहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और सक्सेस के जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, तो उस कंडीशन में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर अगले एग्जाम्पल को लें, ये क्या है, द नंबर ऑफ डेथ इन ए सिटी इन 1 ईयर बाई ए रेयर डिजीज। कोई एक ऐसी डिजीज है जो कि काफ़ी कम होती है और उसके थ्रू एक एक पर्टिकुलर जो सिटी है उसमें एक साल में कितनी डेथ हो रही हैं उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू यहाँ पे जो है उसकी प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो ये भी एक हमारी ऐसी जो कंडीशन है वो यहाँ पे है कि जो नंबर ऑफ एक पर्टिकुलर सिटी में नंबर ऑफ डेथ होंगी तो वो तो काफ़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसी डिजीज जो कि बहुत कम होती है उससे अगर हम लोग ये देखें कि वो हमारे लिए सक्सेस है तो वो काफ़ी कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो अगला हमारा यहाँ पे एग्जांपल है, द नंबर ऑफ एयर एक्सीडेंट इन इंडिया इन 1 ईयर। तो इंडिया के अंदर एक ईयर में जो एयर एक्सीडेंट है उसके अगर नंबर की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करें तो वो भी काफ़ी कम होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे हवाई जहाज़ वगैरह हैं वो उड़ते हैं। तो अगर उससे हम ये कंपेयर करते हैं कि इंडिया में एक साल में कितने एक्सीडेंट हुए, हवा में एक्सीडेंट हुए, तो जो है वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होंगे। तो ऐसी कंडीशंस हमारी जो हैं उनको उनमें हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब आइए हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ स्टैटिस्टिकल जो मेजर्स हैं, मीन है, वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डिविएशन है, उसके फार्मूले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो मीन होता है m होता है, उसको हम लोग लैम्डा से भी इंडिकेट करते हैं, वो n इंटू पी के इक्वल होता है कि n यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स है, p यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। उसके बाद में अगर वेरिएंस को देखें तो जो हमारा वेरिएंस है वो मीन के ही इक्वल होता है, द वेरिएंस इज इक्वल टू n इंटू पी इज इक्वल टू
m। और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग मीन का जो रूट है वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। n इंटू पी का जो रूट है वो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन कहलाता है, या जो मीन है जो कि m है उसके अगर रूट को कैलकुलेट करें तो वही यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो इसको भी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर उसके फार्मूले को देख लेते हैं तो एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है, तो अगर यहाँ पे x हमारा r के इक्वल है, तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, तो उस प्लेस पे जो हमारा पॉइजन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वो क्या होगा, p इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम एम की पावर आर अपॉन आर इज टू आर आर फैक्टोरियल। तो इस प्लेस पे अगर हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो अगर n है तो उस कंडीशन में हम लोग जो एक्सपेक्टेड हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, n इंटू पी हो जाएगी। तो यहाँ पे n हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल्स हैं वो यहाँ पे होंगे जो कि n है, और जो p है उसका जो मान है वो कितना होगा, वो e की पावर माइनस m m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम लोग n इंटू ई की पावर माइनस m m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल ये फार्मूले को यूज करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को भी अच्छे से याद करिएगा, याद कर लीजिएगा, आगे ये भी यूज़ होगा। तो आइए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है इसमें वो है, ये है 5 कॉइन्स आर टॉस्ड 3200 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 5 कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, और उनको 3200 बार टॉस किया जाता है। तो जो हमारे पांचों कॉइन है उसके एक साथ हेड आने की, 2 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखा है कि आपको इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले से ही कैलकुलेट करना है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको खुद से ही समझने की आवश्यकता होगी कि हमें इसको कौन से फार्मूले से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं अगर वो देखा जाए तो ये हो गया 3200 टाइम्स हम 5 कॉइन को टॉस करते हैं। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे भी ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से हमें सॉल्व करना है। और उसके बाद में 2 बार 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर 5 कॉइन्स को टॉस किया जाए और एक साथ जो पांचों कॉइन है उसके ऊपर हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी जाहिर सी बात है बहुत ही कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो भी काफ़ी कम है और नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ आइडिया लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले से ही सॉल्व किया जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स n की वैल्यू हमारी कितनी है, 3200 बार हम लोग 5 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 3200। और यहाँ पे इसका मीन अगर हम लोग देखें तो इसके पहले भी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे बात किया, तो जो मीन का फार्मूला है वो क्या है, मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। और इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो n की वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता है, p की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी क्या होगी कि पांचों कॉइन के ऊपर हेड आए। तो एक कॉइन पे हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1/2 होती है, जैसा कि आप लोगों को इसके पहले के वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ। तो एक पे हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, दूसरे पे हेड आने की भी 1/2 होगी, तीसरे पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, चौथे पे भी और पांचवें पे भी। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 कॉइन है और 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/2 की पावर 5 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये हमारा 1/32 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पांचों कॉइन पे एक साथ हेड आने की। तो अब हम लोग इसका मीन जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन का फार्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। तो n की वैल्यू कितना है, 3200 बार हम लोग टॉस कर रहे हैं तो ये
3200 हो जाएगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है कि 5 बार पाँचों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन जो है 32 हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मीन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पे मीन को कैलकुलेट कर लेंगे। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर हम लोग जो क्वेश्चन है उसको देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ उसमें क्या है, 5 हेड 2 टाइम्स, 2 बार पांचों कॉइन के ऊपर हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी को हमको कैलकुलेट करना है। तो अब आर की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि हमको 2 बार सक्सेस होना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। और ये e की पावर माइनस एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, तो आर के प्लेस पे 2 हो जाएगा। और जो m हमने कैलकुलेट किया मीन वो 100 है, तो e की पावर माइनस 100 हो गई इंटू 100 की पावर 2 हो गई अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया। तो 100 की पावर 2 इसका क्या मतलब हुआ, 100 इंटू 100, और 100 इंटू 100 हम करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। और जो 2 फैक्टोरियल है वो क्या होगा, 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से इसको काटेंगे तो ये 5000 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं, दैट इज द 5000 इंटू ई की पावर माइनस 100। तो अगर आपको क्वेश्चन में ई की पावर जो माइनस 100 है या जो भी जो वैल्यू आती है अगर उसकी वैल्यू दी गई है तब आप उसको यहाँ पे पुट करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप इतने पे भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे अगर हम लोग 3200 बार 5 कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 बार हर कॉइन के ऊपर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे 5000 इंटू ई की पावर माइनस 100 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इसमें क्या है, फिट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग एंड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज। और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है e की पावर माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.61 इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हमारा डाटा है, इसके ऊपर हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को फिट करना है सबसे पहले, और उसके बाद में हमें थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है। तो ये सबसे पहले डाटा क्या है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि डाटा अगर अच्छे से क्लियर होगा तो हम आसानी से कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाटा को अगर देखें तो एक साइड डेथ दिया गया है और दूसरे साइड फ्रीक्वेंसीज दी गई है। तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई इस डाटा को करें तो कोई एक प्लेस है वहाँ पे 122 दिन जीरो डेथ्स हुई, 60 दिन ऐसे थे जहाँ पे एक आदमी की मृत्यु हुई, 15 दिन ऐसे थे जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई, 2 दिन ऐसे थे जहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु हुई, और एक दिन ऐसा था जहाँ पे 4 लोगों की मृत्यु उस पर्टिकुलर प्लेस पे देखने को मिली। अब हमें ये जो डाटा है इसके ऊपर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को सबसे पहले फिट करना है, और उसके बाद में जो जीरो डेथ है उसकी क्या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करना है, एक डेथ की क्या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करना है, 2 की, 3 की और 4 की क्या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके पहले भी जो फार्मूले हैं उनको देखा, तो उसमें हमें ये जो फार्मूला है e की पावर माइनस एम की पावर x अपॉन x, यहाँ पे इज टू, इसके पहले हम लोगों ने फार्मूले में r यूज़ किया था, यहाँ पे जो है x है तो यहाँ पे हम लोग x को ही जो r मान लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। इस डाटा का हमें मीन सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, अगर इस तरीके का डाटा है, मीन का जो फार्मूला है m इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें सबसे पहले f इंटू एक्स को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारी x की वैल्यू है, ये x1, x2, x3, x4 और x5 है, और ये f1, f2, f3, f4 एंड f5 है। तो सबसे पहले हम लोग f1 इंटू x1 को कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 इंटू 122 हो जाएगा। ये हमारा 60 इंटू जो 1 है उसको कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 60 हो जाएगा, 2 इंटू 15 यहाँ पे प्लेस कर देंगे, 2 इंटू 15 हो गया, 3 इंटू 2 यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और यहाँ पे 4 इंटू 1 को प्लेस कर देंगे, और इन सबको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे f इंटू एक्स इस प्लेस पे हो जाएगा, और जो हमारा सिग्मा f है वो क्या है 200। तो इसको जब सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारा सिग्मा f आ जाएगा। तो 122 और 60 182 हो गया, 182 और उसके बाद में 192 197 यहाँ पे हो गया, उसके बाद में 197 2 199 और एक
200। तो ये हमारी सिग्मा एफ की वैल्यू 200 आ गई। तो अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 इंटू 122 0 हो जाएगा, 1 इंटू 60 60 हो जाएगा, 2 इंटू 15 30 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे इनको जोड़ लेते हैं। तो 60 30 90 हो गया, 96 प्लस 6 96 हो गया, प्लस 4 100 हो गया। तो ये 100 अपॉन 200, तो ये 1/2 हो जाएगा। और ये यहाँ पे m की वैल्यू मीन हमारा 0.5 हो गया। तो अगर आपको ये मीन को समझने में दिक्कत हो रही है तो इसके पहले मैंने अरिथमेटिक मीन को के टॉपिक को कवर किया है, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक हमारा सिंपल फार्मूला है, इसको आप यूज़ करके आसानी से ऐसे डाटा का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली जो कि है 0.5। अब आइए हम लोग जो हमारी है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स डेथ उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब अभी हमें केवल जो फार्मूला है उसको फिट करना है, तो यहाँ पे ये x ही रहेगा। तो क्योंकि अभी r की वैल्यू क्लियर नहीं है, r 0 भी है, 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, n इंटू पी। तो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू कितनी है, 200 है, क्योंकि जो हमारी है टोटल डेज वो 200 है। उसके बाद में जो है यहाँ पे e की पावर माइनस m की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने 0.5। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 0.5। उसके बाद में m इंटू एक्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.5 इंटू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे जब जो है यूज़ करेंगे तो ये कितना हो गया 200, और e की पावर माइनस 0.5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, वो कितना है 0.61। तो उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो उसको जब प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.61 इंटू 0.5 की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो ये अब हमने क्या किया, ये जो हमारा डाटा था उसके ऊपर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है उसको हमने यहाँ पे फिट कर दिया। अब हम लोग जो हमारा है 0 डेथ उसकी भी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 डेथ की भी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 की, 3 की, 4 की। हम लोग थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी को इसी फार्मूले को, इसी इक्वेशन को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 डेथ की, 1 डेथ की, 2 डेथ की, 3 और 4 जो डेथ हैं उनकी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0 डेथ की जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करें। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस m की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस प्लेस पे जो हमारा x की वैल्यू है वो 0 है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो m की पावर यहाँ पे क्या था, x था, तो m की पावर 0 हो जाएगी, x फैक्टोरियल था वो भी 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ की जब पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 रहती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये e की पावर माइनस m आ गया। तो जो m है वो क्या है 0.5 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो e की पावर माइनस जो 0.5 है, और इसकी वैल्यू कितना दिया गया है 0.61 दिया गया है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर अगर हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो वो क्या है, n इंटू पी होता है। तो n इंटू पी, यहाँ पे x इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो n है, जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने थे 200 थे, इनटू जो हमने p की वैल्यू कैलकुलेट की वो कितनी है 0.61। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी 122 आ जाएगी। अब आइए हम लोग एक डेथ की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, e की पावर माइनस m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो r की वैल्यू या x की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अब e की पावर माइनस m की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल हमारा 1 ही रहेगा। तो ये कितना हो गया, e की पावर माइनस m हमने कितना कैलकुलेट किया 0.61। तो ये 0.61 हो जाएगा इनटू जो हम
m की वैल्यू कितनी है 0.5 हमने कैलकुलेट किया, 0.5 की पावर 1 इज इक्वल टू 0.5 ही रहेगा अपॉन 1 फैक्टोरियल मीन्स 1। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.305 आ जाएगी। अब हमने p की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, n की वैल्यू 200 है, n इंटू पी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 200 इंटू 0.305 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 यहाँ पे आएगी। तो एक डेथ की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 61 यहाँ पे है। उसके बाद में अगर हम लोग जो 2 डेथ हैं उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं तो अब अगेन हमारा फार्मूला e की पावर माइनस एम, एम की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। x की वैल्यू अब 2 हो जाएगी क्योंकि हम लोग 2 डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो e की पावर माइनस एम, एम की पावर 2 हो जाएगी अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये कितना है 0.61 है इंटू 0.5, एम की वैल्यू कितनी है 0.5 है, का स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये 0.5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.25, 0.5 इंटू 0.5 हम अगर यहाँ पे करें तो इस तरीके से इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0.0762 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि p की वैल्यू है। n इंटू पी क्या हो जाएगा 200 इंटू 0.762 और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी 2 डेथ है उसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे 15 हो जाएगी। उसके बाद में अगर मैं जो यहाँ पे अगला जो 3 डेथ है उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करूँ तो अगेन फार्मूला e की पावर माइनस एम, एम की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 जो हमारी डेथ है तो यहाँ पे x के प्लेस पे 3 हो जाएगा, m की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो e की पावर माइनस एम कितना है 0.61 है इंटू 0.5 m की वैल्यू है और ये की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी 0.0127 आएगी, जो कि अगेन p की वैल्यू है। तो n इंटू पी हमारा कितना हो जाएगा 200 इंटू 0.0172 और इसकी वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। उसके बाद में अगर हम लोग 4 डेथ के बारे में बात करते हैं तो इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एम, एम की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से e की पावर जो माइनस एम या e की पावर माइनस 0.5 0.61 है और उसके बाद में इंटू 0.5 की पावर 4 को कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.0625 हो जाएगा अपॉन 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 0.0016 आ जाएगी। और इसको जब हम लोग यहाँ पे ये p की वैल्यू आ गई और p की वैल्यू आने के बाद में n इंटू पी क्या हो जाएगा ये 200 इंटू 0.0016 इक्वल टू 0.32 या इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल मान सकते हैं। तो अब आइए इन सबको जोड़ लेते हैं। तो आइए अब अगर हम लोग यहाँ पे इनको ऐड करें तो 0.61 0.305 प्लस 0.0762 प्लस 0.0127 प्लस 0.0016 को जब आपस में आप ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1.0055 वैल्यू आएगी या ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होगी। उसके बाद में जो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ऐड करें तो 122 प्लस 61 प्लस 15 प्लस 2 प्लस जो है 0.32 को अगर हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 200.32 या अप्रॉक्सीमेटली 200 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अगर हमारे पास है जो डाटा है तो उसमें हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को फिट करके और हमारे जितने भी जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये जो हमारे फार्मूले हैं वो बहुत आसान है, थोड़ा अच्छे से अगर आप लोग इसको याद करेंगे और कुछ और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बुक से लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है उसको बहुत जल्दी से सॉल्व भी कर लेंगे। तो आई थिंक सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।